गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। सुनो पाकिस्तान की एक और शानदार और खूबसूरत सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं इस खूबसूरत सुबह में आपके शरीके सफ़र हैं जनाब बुज़ैर मलिक, और हमें यकीन है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खूबसूरत और बेहतरीन दिन का आगाज़ कर चुके होंगे, नहीं भी किया तो जल्दी कर लें जनाब, लेट हो चुका है। हम लेकर आए हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ अपडेट्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट से सजा एक और शो, और जिसमें आप बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। बिल्कुल जनाब। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए हमें मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मौजूद हमारे पेजेस को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जाके अपने दिल की और अपने मन की बात भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा अक्सर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। देखिए, हम जरिया है लोगों के साथ। आपने वो नहीं करना। नए ताल्लुकात आप बनाने के चक्कर में जो है ना, आपस में कमेंट ना करें, फीडबैक दें। बनाने दें, अच्छी बात है, मरासिम बनाने दें जी। आज देखें वो खिलाने दें। आज बड़ा सखावत वाला मूड है नजफ का, तो नजफ सॉरी चेंज कर दें, मेरा नाम ही चेंज। नहीं, आपका नाम वही का वही है। आप हमें इससे पहले कि कुछ और हो, मौसम की सूरत हाल बता। आइए आपको मौसम समझाते हैं ग्राफिक्स के थ्रू। मुल्क के बालाई अजला में गजब की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 जनवरी से 1 फरवरी के दरमियान बारिश बरसने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिससे लाहौर समेत अपर पंजाब के अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। बारिश से मौसम में दोबारा ठंड का एहसास होगा, जिससे दर्जा हरारत में कमी आएगी। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -3 और ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू का तस्करा करते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर -10 और ज्यादा से ज्यादा 6 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं आजाद कश्मीर का, जहां मौसम शदीद सर्द और मतला अबर आलूद है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 2 और ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम पर, जहां कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सवात में आसमान से सफेद गालों की बरसात हुई है, जहां कम से कम टेम्परेचर -4 और ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा, चित्राल, दीर, एबटाबाद, सवात एंड दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब मजीद आगे चलते हैं, आपके साथ जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का तस्करा करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, मुल्तान में कम से कम पारा 6 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, अटक, जेहलम, सियालकोट, गुजरांवाला समेत दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की है। मरी गिलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं सुबह बलूचिस्तान का मौसम, जहां ज्यादातर अजला में सर्दी की लहर बरकरार है। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -1 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सुबह सिंध का।
जहां ठंड और सूरज का हसीन इम्तिजाज देखने में आ रहा है। रोशनियों के शहर कराची में दर्जा हरारत कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करते हैं, वहां पर कम से कम 12, 13 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तो जनाब, आपने जानी मौसम की सूरत हाल। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्की सियासत की। तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी ख़त्म होने के बाद बढ़ने लगी है। मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमती सियासत का रास्ता इख्तियार कर लिया है और सड़कों पर आने की तैयारी शुरू कर दी है और 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में बड़ा पावर शो करने का ऐलान कर दिया है। PTI रहनुमा आलिया हमजा को जलसे का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया है। आलिया हमजा ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए तहरीरी दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जमा करवा दी है। साथ ही तहरीक इंसाफ की जानिब से खबरदार भी किया जा रहा है कि अगर हमें जलसे की इजाज़त ना दी गई तो फिर मुल्की एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट हाउस में जुनेद अकबर समेत PTI के अरकान कौमी असम्बली से खुशगवार माहौल में मुलाकात की। उन्हें सियासी माहौल को बेहतर बनाने की अपील की और कहा कि मामलात का हल बातचीत से निकाला जाए। PTI रहनुमाओं ने अवान को बेहतर अंदाज में चलाने पर स्पीकर अयाज सादिक के किरदार को सराहा। नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि PTI मुकम्मल तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म कर चुकी है। ज़राए के हवाले से खबरें भी आ रही हैं कि हुकूमत कमीशन के बजाय खसूसी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार है। क्या PTI भी अभी अपने रवैये में लचक दिखाने के लिए तैयार है या नहीं, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। या तो हुकूमत की तरफ से कौन सा ऐसा ऑफर दी गई है या कौन सी ऐसी अच्छा इकदाम उठाया गया है कि हम अपने रवैये में लचक पैदा करें। हमारे लचक तो ये था कि हम इतने दिन तक एक पूरा महीने से ज़्यादा मुज़ाकरात के लिए बैठे रहे और वो आगे से मजाक उड़ाते रहे और हर वज़रा जो आके पूछते थे ये मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, इनसे पूछा जाए। तो अब हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अब आप क्यों कह रहे हैं कि आके मुज़ाकरात करें, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। हम तो पहले भी कहते थे कि इख्तियार नहीं है, लेकिन इन मुज़ाकरात के साथ हुकूमत एक्सपोज हो गई है और जो जो मुतालबात हमने रखे थे वो तो 2 ही मुतालबात थे, तो इतने ज़्यादा तो थे नहीं। और जुडिशल कमीशन बनाने में हुकूमत का सिर्फ ये कि वो खुद डर रही है, खौफज़दा है कि हमारे नाम बीच में ना आ जाए, क्योंकि मुलविस तो हुकूमत रही है इसमें। तो अब ये खौफ उनको खा रही है। अदरवाइज जुडिशल कमीशन बनाने में कोई मजाक नहीं है। इससे पहले भी जुडिशल कमीशन बन चुके हैं। आपको याद है जब मॉडल टाउन का वाकया हुआ तो उन्होंने बनाने पे एतराज नहीं किया और लेकिन बदकिस्मती से कि उस पर भी फिर अमल दरामद नहीं हुआ, आगे वो चीज आगे नहीं बढ़ सकी। शौकत साहब, शायद हुकूमत जो बातें भी सुनने को मिल रही हैं वो उन्हें यही मसला दरपेश होगा कि आप लोग जो है वो फिर कुछ नामों पर भी एतराज़ करेंगे और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे कि जनाब इनको शामिल होना चाहिए, इनको नहीं। क्या ये वजह है कि इस वजह से जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ हुकूमत नहीं आ रही? नहीं, ये तो बात की बात थी ना। ट्यूआर्स तो अलग चीज होती है, उस पर तो देखें गवर्नमेंट हुकूमत बैठती है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि सीनियर लोग हों। देखिए, सीनियर लोगों का मुतालबा हमने उस वक्त भी किया था जब चीफ जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस थे। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि जी सीनियर लोगों पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। तो ये अब तो ये भी वाज़ेह हो गया है कि ये जो हमारे जो चीफ जस्टिस है मौजूदा, ये भी कोई हमारे फेवर में तो नहीं है, तो इनको किस चीज़ का डर है। और दूसरी बात यह कि इसमें किसी को सज़ा जजा की तो बात ही नहीं है, ये तो फैक्ट फाइंडिंग है। और सिर्फ ये कि कम अज़ कम ये चीज़ सामने आ जाए कि तहरीक इंसाफ इसमें कितनी मुलविस है या नहीं है, ये चीज़ें देखनी है। क्योंकि इस पे आगे हमने सियासत, ये तो सियासत हो रही है ना, आगे इन्होंने इस पे सियासत करना है। हर इलेक्शन में ये नारा होगा कि जी ये तो देखें 9 मई वाले हैं, ये तो देखें 26 नवंबर वाले हैं। तो क्यों ना मतलब पूरी पार्टी आप चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले ये जो इल्जामात हैं, ये जो धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है, ये हट जाए?
मेरे ख्याल से देखें, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जब हम नहीं डर रहे तो ये क्यों डर रहे हैं? हमें ये कहा जा रहा है कि जी ये 9 मई के जिम्मेदार हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनाए, तो फिर क्यों डर रहे हैं? ये हम पे साबित करें कि हमने किया है। तो मेरे ख्याल से ये तो अच्छी बात है, हम माफी भी मांग लेंगे। बिल्कुल ठीक। शौकत साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे अब बात कर लेते हैं पीटीआई के ऐलान के हवाले से, और जो उन्होंने जलसे की तैयारियों के हवाले से बात करते हैं। पीटीआई 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान कर रखा है उन्होंने, और मीनार पाकिस्तान में पावर शो का फैसला भी किया है। अगर लाहौर में जलसे की इजाजत उनको नहीं मिलती तो फिर क्या लाहे अमल होगा पीटीआई की जानिब से? देखिए, पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है अली हमजा, उसको टास्क दिया गया है। उन्होंने ऐलान किया है कि हम जलसा करेंगे पंजाब में, और ये भी एक बेहतरीन मौका है कि जो मरियम बीबी कहती है कि पंजाब में तो पीटीआई का कोई है ही नहीं, तो जब नहीं है तो फिर क्यों खौफजदा है? मेरे ख्याल से उनको तो फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि वो आवाम को बता सके कि जी देखें जी, पंजाब में कोई पीटीआई नहीं है। तो ये तो एक बेहतरीन मौका है उनके साथ। लेकिन मुझे पता है कि ये चूंकि पंजाब में इन्होंने मिनी मार्शल लॉ लगाया हुआ है, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उस पर पाबंदी है। इवन कि आप मरियम नवाज के खिलाफ वहाँ कोई स्पीच करें तो उस पर आपको जेल में बंद किया जाएगा। तो ये जो महारानी बनी हुई है, इससे देखें ये समझती है कि शायद मैं बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैंने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन ये लावा है, पक रहा है। और ऐसा ना हो कि मतलब सर, आपने लावा की बात की शौकत साहब, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जुनैद अकबर साहब वो भी अब अली अमीन गंडापुर की तरह जारहाना रवैया इख्तियार करने लगे हैं। वफाकी हुकूमत को पंजाब के रास्ते बंद करने और इस्लामाबाद मार्च करने की उन्होंने धमकी भी दी है। पीटीआई फिर कब पंजाब के रास्ते बंद कर रही है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने जा रही है? और एक और सवाल ये भी है कि बानी पीटीआई के बिना अब तक तो कोई एहतजाज जो है वो उस तरह से हम नहीं कामयाब देख रहे, या इतना बड़ा क्राउड नहीं देख रहे जो पहले जलसों में हुआ करता था। देखिए, बानी पीटीआई के बगैर कितने बड़े बड़े जलसे हुए हैं, कितने बड़े बड़े रैलीज हुई हैं। मेरे ख्याल से हम पंजाब की शौकत साहब पंजाब के तनाजुर में बात कर रहे हैं। नहीं, पंजाब के तनाजुर में तो यही कह रहा हूँ ना कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज की आज़ादी दें। आप फोर्स को सामने लाके खड़ा कर देते हो तो हम क्या करें? आप बताएं मुझे। हम वो शेलिंग कर देती है वो, और आगे से कोई मुज़ाहमत की जाए तो कहते हैं ये इंतशारी है, ये गद्दार है, ये दुश्मन है। तो इसी पर जुनैद साहब का भी ये बयान है ना, वो कह रहे हैं कि पहले हमें पता नहीं था इस्लामाबाद में 26 नवंबर में कि हमारे साथ क्या सलूक होगा, अब हमें पता है तो हम तैयारी के साथ निकलेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से हम पॉलिटिकल लोग हैं, ये बातें गलत हैं। हम क्या तैयारी करेंगे? हम उसी तरह जाएंगे। हम सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं। सियासी जुमात है, सियासी वो है, ये तो देखें नारा है लोगों को वो करने के लिए। वैसे तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, पुरअमन एहतजाज हमारा आके, और आप कहते हैं पंजाब कैसे बंद करेंगे? जाहिर है जब धरने का ऐलान हो गया इस्लामाबाद चलो, तो फिर ये पाकिस्तान खुद ही बंद कर देते हैं दो दिन पहले ही। बिल्कुल ठीक। अच्छा शौकत साहब, बताइएगा 19 फरवरी से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है और इंटरनेशनल जो टीमें हैं वो पाकिस्तान आ रही है। क्या पीटीआई आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के मौका पर भी वही रवैया इख्तियार करेंगे जो शंघाई ताउन तंजीम के मौका पर किया था? नहीं, ये गलत है। हमारे बारे में प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? अगर आपने 8 फरवरी को हमें जलसे की इजाजत दे दी और हमने मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर दिया तो शाम को जलसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं दिया तो फिर तो आप सोचें कि फिर हम क्या उस पर एहतजाज नहीं करें कि हमें क्यों जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही? तो अब क्या करें? आप बताएं हमें भी कोई रास्ता दे ना। अच्छा शौकत साहब, एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। जिस तरह से आपका तीसरा मुतालबा ये भी था कि इलेक्शन की तहकीकात हों, उस मुतालबे से आप पीछे हट गए और अब 8 फरवरी को उसी दिन जो है एहतजाज भी किया जा रहा है और यकीनन उसी सिलसिले में किया जा रहा है। तो फिर आप अपने मुतालबे से पीछे क्यों हटे? अगर हट गए तो फिर उसी दिन एहतजाज की क्या जरूरत थी? नहीं, हम अपने मुतालबे से हटे नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ है अब 8 फरवरी को कहाँ से हम हटे मुतालबे से? ये जो एहतजाज हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? 8 फरवरी को क्यों एहतजाज हो रहा है? जाहिर है हम वही चीजें हैं, लेकिन देखें हम तो हुकूमत को आसानियां पैदा कर रहे थे। हमने उनके लिए लचक पैदा की थी कि चलो ठीक है आप कमीशन बना लें, कम से कम ये जो हम पे इल्जामात आप लगा रहे हैं इसको साबित कर दें कि जी मुल्क दुश्मन है, तो हम कौम से माफी मांग लेंगे कि जी हमसे गलती हुई है। लेकिन आप हमें ये इजाजत भी नहीं देते कि जी ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।
आप हम पे मुसलसल इल्जामात भी लगाते रहे, फिर दौरान मुज़ाकरात भी आपकी जो वज़रा है वो तरह तरह के इल्जामात लगाते रहे। तो क्या आप है हमारे पास, अच्छा अगर आप शौकत साहब, पुरअमन कुछ सियासत इल्जामात तो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी लगाए मौलाना फजलुर रहमान पे, लेकिन फिर उनके दर पे भी आपकी जमात नजर आई। अब क्या आपको लगता है मौलाना बांध जाएंगे, कोई ग्रैंड अलायंस आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे हुकूमत के खिलाफ? देखिए, अली अमीन साहब के जहाँ तक ताल्लुक है, वो दोनों आपस में इलेक्शन लड़ते हैं, एक ही हल्का है। जी तो वो तो देखिए, वो तो एक राइवल है एक दूसरे के हल्के के। इसी तरह जो फैसल कुंडी है वो भी राइवल है अली अमीन गंडापुर का। तो इनकी जो बातें हैं आपस में, वो इतना वो ना लिए जाए, वो सियासी हैं। और जहां तक पार्टी का फैसला है, तो ग्रैंड अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। हम मालिक के साथ बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान से भी बात की है, जी। और कोशिश ये हो रही है कि ग्रैंड अलायंस बन जाए और उसके बाद फिर आगे का लाएमल हो। चलें, बड़ी अच्छी कोशिश है और हम उम्मीद करते हैं कि जनाब आप कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि एक अच्छी तगड़ी ऑपोजिशन जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त का। और जिस तरह शौकत साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब अली अमीन गंडापुर के जो राइवल हैं मौलाना फजलुर रहमान हैं, फैसल करीम कुंडी हैं, और वो उन्होंने एक वैसे अपने हल्के में बयान जारी किया, लेकिन इस बयान को सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन बानी पीटीआई ने तो इस बयान को बड़ा सीरियस लिया था, और इतलात ये भी हैं कि अली अमीन गंडापुर की बाकायदा डांट डपट भी की थी और कहा था कि अब वो डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर आ जाए। बिल्कुल, और इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स अभी बाकी हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब आपको कहानी सुनाते हैं पंजाब की तहसील करोड़ लाल एसन से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी बाहिम्मत लड़की की, जो ना सिर्फ अपने शहर बल्कि पाकिस्तान की लाखों ख़वातीन के लिए मशअल राह है। ये लड़की 7 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर है और अपने ख़ानदान की पहली लड़की है जिसने बेहतर तालीम के लिए ना सिर्फ अपना घर बल्कि शहर भी छोड़ा और लाहौर आकर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ये लड़की 6 साल लाहौर में रही और इसने ग्रेजुएशन के दौरान ही पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग का आगाज कर दिया। पिछले साल जब ये लड़की लिया वापस शिफ्ट हुई, तो इसने फ्रीलांसिंग के जरिए वो इतना पैसा कमा चुकी थी कि अपने ख्वाबों को वो पूरा कर सके, और अब वो फुल टाइम फ्रीलांसिंग का आगाज कर चुकी है। इसने एक रिमोट एजेंसी कायम की और दूसरी ख़वातीन को भी अपने साथ शामिल किया। आज से 6 साल पहले उनकी फैमिली किराए के घर में रहती थी, मगर अब वो अपने ही शहर में अपना ज़ाती घर तामीर करवा रही हैं। तो फिर बिला ताख़ीर आइए उनकी तरफ चलते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने फ्रीलांसिंग के जरिए अपने ख्वाबों को हकीकत में कैसे बदला, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे पाकिस्तानी ख़वातीन भी घर बैठे हुए फ्रीलांसिंग के जरिए लाखों रुपए कमा सकती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं फ्रीलांसर राइटर रिमशा रशीद। रिमशा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमें ये बताइए कि फ्रीलांसिंग से ही हम अपनी बात का आगाज करते हैं। कैसे आपको ख्याल आया फ्रीलांसर बनने का? खुद ही सोच लिया था, किसी ने मशवरा दिया, या फिर किसी को देख के आपने शुरू किया? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और फ्रीलांसिंग का ख्याल कैसे आया? फ्रीलांसिंग मैंने खुद सेल्फ एक्सपोजर से आया। मैं खुद कुछ करना चाह रही थी, मुझे था कि बस मैंने कुछ करना है। तो इस कश्मकश में चलते चलते मैंने इंटरनेट से एक्सप्लोर करना शुरू किया कि क्या ऐसा किया जा सकता है। ऐसा नहीं था कि मैंने डायरेक्ट ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले मेरे साथ कुछ स्कैम्स भी हुए, कुछ छोटी छोटी लोगों ने असाइनमेंट्स दी, मैंने वो की, उसके साथ स्कैम हो गए। उस टाइम बहुत ज्यादा स्कैम्स थे और उनका पता भी नहीं होता था, या शायद मैं मार्केट में न्यू थी तो मुझे नहीं पता था। लेकिन काफी स्कैम्स, उसके बाद एक्सप्लोर करते करते मुझे फाइवर के बारे में पता चला। फिर मैंने फाइवर से फ्रीलांसिंग का आगाज किया और करते करते फाइवर के मेरी जो चली गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा रिमशा, मुझे ये बताइए, आप अपने शहर की पहली लड़की हैं जिसके पास स्कूटी है। ये क्या कहानी है? और आप बड़े मज़े से स्कूटी चलाती हैं, अपने काम भी सारे खुद करती हैं, लेकिन एक छोटे से शहर में स्कूटी होना, लड़की का स्कूटी चलाना कितना मुश्किल है, ये भी हमें इस सफ़र के बारे में भी बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं स्कूटी लेकर आई थी लास्ट ईयर लाहौर से, तब तो बिल्कुल ही किसी के पास नहीं थी स्कूटी यहाँ पे। तब कुछ ज्यादा ऑड था और लोगों ने मुझे हमेशा नेगेटिव नजरों से नहीं देखा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव नजरों से देखा, लेकिन हर किसी की नजर मुझ पर होती थी। तो रिमशा, फिर इस पॉजिटिविटी के नतीजे में अब शहर में कितनी ऐसी खवातीन और हैं या कितनी ऐसी स्कूटीज हैं जो आपको नजर आती हैं जो खवातीन ड्राइव कर रही होती हैं? अब तकरीबन 5-6 हैं जो मैंने अभी देखी हैं, लाइक लास्ट मंथ में ही।
अच्छा, हमें ये बताएं रिमशा, जो हमें अब तक पता चला है, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो तो न्यूट्रिशन में है, लेकिन आप ये फ्रीलांसर बनने के लिए आ गई, क्या क्वालिटीज चाहिए होती हैं, कितना टाइम देना पड़ता है, और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कि आपने पढ़ा कुछ और आप फ्रीलांसिंग की तरफ गई? अच्छा, मेरा ना इस तरह था कि मुझे राइटिंग, शुरू से राइटिंग करने का शौक भी था, और एक मैं कह सकती हूँ मैं गॉड गिफ्टेड राइटिंग स्किल रखती हूँ। तो मैंने इसलिए राइटिंग को ही यूज़ करते हुए अपनी उसी को मेन स्किल बनाया, और उसको पॉलिश करते करते उसी में मुझे नज़र भी आया कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि इसमें आगे जाया जा सकता है। मेरी डिग्री बिल्कुल अलग थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने जो राइटिंग की थी वो राइटिंग की भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में ही थी। ओके। इसको मैंने बाद में मैक्रो नीश किया, लेकिन स्टार्ट में मैं सिर्फ हेल्थ रिलेटेड राइटिंग कर रही थी। तो इस तरह मुझे अपनी डिग्री का फायदा भी हुआ, क्योंकि मुझे उसका बैकग्राउंड नॉलेज ज्यादा था, तो मैंने उसको भी राइटिंग में यूज किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा रिमशा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने डिग्री के साथ साथ अपनी पर्सनल स्किल्स पे भी काम किया है। मुझे ये बताइए, आप 7 बहन भाई हैं और आप लोग सारी जिंदगी किराए के घर पर रहे हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है जब आपने किराया देना हो, आपको पता है महीने के लास्ट में। अब माशाल्लाह आप अपना घर तामीर करिए, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, ये क्या कहानी है, हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें 30 साल हो गए हैं रेंट के घर पे रहते हुए, और अभी 30 से ज़्यादा हो गए हैं बल्कि। तो उसके बाद अब मैंने लास्ट ईयर मैंने मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि और वो डिजर्व भी करते हैं कि हम उनको पे बैक करें, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। फाइनेंशियली सपोर्ट जब नहीं भी कर सकते थे तब मॉरली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया, हर तरह की सपोर्ट दी। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मुझे उनको पे बैक करना है, और मुझे ये चीज़ सबसे अच्छा पे बैक करना लगती थी। ऑल्दो हम अपने पेरेंट्स को कभी पे बैक नहीं, छोटा सा एक हिस्सा आप इसे कह ले रिमशा, पे बैक का। सॉरी, मैंने कहा आप इसे मुकम्मल पे बैक तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा हिस्सा हम कह सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि वो तो हम कर भी नहीं सकते, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कुछ ना कुछ पे बैक कर सकूं। और अभी जो हमारा घर तामीर हो रहा है उसके बिल्कुल बस फाइनल स्टेजेस चल रहे हैं, शायद लास्ट मंथ हो इंशाल्लाह, तो उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पे। चले माशाल्लाह जी, हम उम्मीद करते हैं, ये दुआ करते हैं कि आपके लिए बड़ा बरकत का बायस बने ये घर, खैर बरकत का। ये बता दें कि आप जनाब खाली स्कूटी नहीं चलाती, रिमोट कंपनी भी चलाती हैं, जिसमें आपके साथ दीगर खवातीन भी जुड़ी हुई हैं, कनेक्ट है आपके साथ। ये कंपनी आपने किस तरह बनाई और कैसे ये कंपनी काम करती है, इसके बारे में भी बताइए। अच्छा, कंपनी मैंने एक डिजिटल कंपनी है जिसको अभी मैंने प्रॉपरली लॉन्च नहीं किया, जिसके अभी फेजेस चल रहे हैं। उसको मैं लॉन्च करूंगी बहुत जल्दी। लॉन्च करने का मतलब कि उसकी प्रॉपर एक वेबसाइट, उसकी प्रॉपर एक एग्जिस्टेंस होगी डिजिटल मीडिया पे। लेकिन अभी के लिए मेरे पास 7 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एक मेल है और बाकी 6 फीमेल्स हैं। तो वो सारी की सारी लिटरेट हैं। पहली बात ये कि सबके सब पढ़ी लिखी हैं, और उनमें से सारी की सारी खवातीन ही तकरीबन ट्रेंड थी ऑलरेडी। उनको बस मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया, लेकिन वो सब घर से काम कर रही हैं। हम सब रिमोटली ही काम करते हैं, कोई इसके लिए कोई हार्ड एंड टफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो इस तरह से ये एजेंसी चल रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा रमशा, आप जो हैं एक विमेन एम्पावरमेंट की अच्छी मिसाल हैं लोगों के लिए, जो खवातीन के लिए जो काम करना चाहती हैं। मुझे ये बताइए, जो इस वक्त खवातीन आपको सुन रही हैं, उनको क्या मशवरा देंगी, वो कौन से स्टेप्स को फॉलो करें, जिन कदमों पे वो चलें और कामयाब फ्रीलांसर बन सकें और घर में बैठ के वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें? बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं मशवरा ये दूंगी, जो भी खवातीन खासतौर पे मुझे सुन रही हैं उनको मशवरा ये दूंगी कि कभी भी अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपके हालात जैसे भी हों, लेकिन आप उस टाइम में भी अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि आपका बाहर निकलना, यूनिवर्सिटीज़ जाना आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, और जो कॉन्फिडेंस आपको वहाँ से मिलेगा वो कॉन्फिडेंस आपको घर बैठे नहीं मिल सकता। और अपना उसके साथ साथ हमेशा अपने स्किल्स पे फोकस करें। मैं नेवर गिव अप ऑन योर स्टडीज, लेकिन साथ साथ अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, और अपने अंदर सेल्फ एक्सपोजर, सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटीज अगर नहीं है तो पैदा करें, क्योंकि फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट रिमशा, आपने बातें की हैं कि सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है, एक्सपोजर इंक्रीज करें, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें, एजुकेशन जो भी है आपकी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करें, जो है ना वो बड़े जरूरी हैं बिल्कुल, और पढ़ाई को भी साथ साथ रखें। बहुत शुक्रिया रिमशा आपका, आप हमारे लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, खवातीन बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मजीद अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और आपके फ्यूचर को
ब्राइट करे। इसी के साथ नाजरीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेहत की। तो जनाब कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। हमारे जिस्म में किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो जाए तो वो नुकसान का बायस बनती है। और अगर हम बात करें यूरिक एसिड की तो इसे खामोश बीमारी भी कहा जाता है। जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ने से ना सिर्फ तकलीफ ज़्यादा होती है बल्कि इससे सेहत के संगीन मसाइल भी पैदा होने लगते हैं। और अक्सर हम देखते हैं, मुशाहिदे में ये आता है कि यूरिक एसिड बढ़ने से हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, आपके पाँव भी स्वेल हो जाते हैं और चलने में भी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर लोगों को पता भी नहीं चलता कि जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ रहा है या फिर वो किसी और बीमारी का शिकार हो रहे हैं। यूरिक एसिड है क्या, इसकी क्या वजूहात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और जिस्म में इसकी मिकदार को कैसे कम किया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ज़रा आम आदमी के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए ये यूरिक एसिड है क्या और ये हमारी हड्डियों को कैसे नुकसान पहुँचाता है। जी थैंक यू, बुलाने का शुक्रिया। यूरिक एसिड जिस्म में जिस तरह हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं तो अब उसके हज़म होने का अमल शुरू हो जाता है मुंह से ही, और फिर उसके बाद खुराक की नाली और मैदे में वो खुराक चली जाती है। जो भी खुराक हम लेते हैं जब वो हज़म होती है उसमें से जो हमारे जिस्म के लिए मुफीद चीज़ें हैं वो अलग हो जाती हैं और दूसरी चीज़ें अलग हो जाती हैं, जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है, या ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए ख़ास ज़रूरी नहीं है और फ़ायदेमंद नहीं है। उसी तरह ग़िज़ा के अंदर एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं प्यूरिन्स। अब प्यूरिन्स जो हैं वो जब टूटती हैं तो उसमें से फिर यूरिक एसिड निकलता है। यूरिक एसिड नॉर्मली बॉडी में होता है। अब मसला उस वक्त होता है, या हम इसको बीमारी उस वक्त कहते हैं जब इसकी ज़्यादती हो जाती है। और ज़्यादती हमेशा इसका जो पूरा रूट है उसमें किसी जगह पे प्रॉब्लम में होता है। तो नॉर्मली बॉडी के अंदर यूरिक एसिड होता है। इंसानों के अंदर तकरीबन जो हम लैब वैल्यूज़ करते हैं उसमें 6 साढ़े 6 तक इसकी वैल्यू आ रही होती है। सो उसका जब वो लेने का अमल है या उसका जो बॉडी से निकलने का अमल है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो फिर उसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे उसका लेवल बढ़ता है तो फिर उसकी अलामत आने लग जाती है मरीज़ में। वजूहात क्या हैं, अगर हम स्पेसिफिकली वजूहात की बात करें, क्यों ये बढ़ जाता है? और ये भी ज़रा बता दें, रहनुमाई कर दें कि सर्दियों में ये बरस ज़्यादा बढ़ता है या गर्मियों में? अच्छा, वजूहात में इसके अगर आप रूट को समझ लें तो सारी वजह समझ आ जाती है। हम खुराक ले रहे हैं, अब वो खुराक हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो रही है। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं वो निकल जाती है हमारी बॉडी से। इस ट्रैक में कहीं पर प्रॉब्लम आ जाए, नंबर 1 आप ऐसी ग़िज़ाएँ ले रहे हैं जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा है तो आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। नंबर 2, आपकी बॉडी से यूरिक एसिड खारिज नहीं हो रहा, जिसे हम कहते हैं कि एक्सक्रीट नहीं हो रहा। आपके किडनीज ठीक से काम नहीं कर रहे, गुर्दों में कोई मसला है या आप उसको ठीक तरह से एक्सक्रीट कर नहीं पा रहे, तब भी उसका लेवल बढ़ जाएगा। ये जो आपने कहा ना कि सर्दियों में बढ़ता है या गर्मियों में, वैसे इसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर्दियों में ये बढ़ जाता है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं। जब आप पानी कम पीते हैं तो बॉडी से यूरिक एसिड का जो अखराज है, एक्सक्रीशन है, वो कम हो जाती है। ठीक है। प्लस सर्दियों में खाने पीने ज्यादा हो जाते हैं, खाबे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लोग दिलचस्प खाने खाते हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं, मटन खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उससे भी फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हड्डियों और जोड़ों में दर्द इंसान के, आम आदमी के हो रहा है, अब वो कैसे पता चला है ये यूरिक एसिड की वजह से है या उसको वैसे ही ऑस्टियोप्रोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, D3 की कमी है, कैसे उसको पता चलेगा? देखिए, आम आदमी तो फौरी तौर पे पता नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अलामात होती हैं जिससे डॉक्टर या पेशेंट्स जो हैं वो गैस कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। मसलन यूरिक एसिड या जोड़ों की कोई भी बीमारी जो है उसे हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं कि जोड़ की सोजिश हो गई। आर्थरो कहते हैं जोड़ को, आर्थराइटिस मतलब जोड़ की सोजिश। जो यूरिक एसिड है इसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है। अच्छा, यूरिक एसिड आमतौर पे जिस्म के किसी एक जोड़ में होता है, ठीक है। अच्छा, एक जोड़ में होगा, एक जोड़ में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसकी जो दर्द है या उसकी जो अलामात हैं वो सडन होंगी। ऐसे नहीं होगा कि कोई बंदा आके आपको ये कहे कि हल्की हल्की दर्द शुरू हुई या फिर कई महीने और अब साल हो गए, ऐसा नहीं होता। उसकी सडन जो है वो अलामत हो सकती है। फिर उसमें से भी पूरी बॉडी में अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली जो पैर है उसका जो एड़ियों से ज्यादा इसका जो अंगूठा होता है ना पैर का, बिग टो जिसे हम कहते हैं, उसकी सोजिश हो जाती है, उसकी रेडनेस हो जाती है, उसकी दर्द स्टार्ट हो जाती है। इस सारे अमल को फिर हम कहते हैं ये गाउटी आर्थराइटिस हो गया। अच्छा, अब
अगर एक शख्स है, अक्सर जैसे हमारे यहाँ लोगों में हो रहा होता है कि घुटनों में दर्द हो रही होती है, जी नी पेन बहुत कॉमन है हमारे यहाँ ख़वातीन और मर्दों में जिनकी 45-50 साल से ज़्यादा एज है। अब उनमें अगर दोनों नीज में मसला हो रहा है तो यूरिक एसिड का चांसेस कम है। ठीक है। वो दूसरी बीमारी हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। एक में होना खतरनाक है, एक में हो तो वजह हो सकती है यूरिक एसिड, जरूरी नहीं यूरिक एसिड, अहम किस्म की लेकिन अलामत छोटी छोटी बताइए। चीजें हैं ना। जी। एक में हो तो यूरिक एसिड के यूरिक होते एसिड हैं। है। अगर मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसमें से भी ऐसे जोड़ इन्वॉल्व हो रहे हैं जो छोटे, हमने स्मॉल जॉइंट्स कहते हैं, मसलन हाथ के जो जोड़ है, जी तो ये गैंठिया हो सकता है, ठीक है। इसको रिमाटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, ये अलामात के लिहाज से चीज़ें जो है उनका ट्रैक बदल जाता है। फिर जब डॉक्टर उसको चेक करता है, पेशेंट को इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो फिर जाके डिटेल में पता चल जाता है। बिल्कुल सही। या अगर हम देखते हैं कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, या बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि सुबह के टाइम उनके जोड़ अकड़े हुए होते हैं और तकरीबन 1 घंटे बाद उनकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है। यस। ये गैंठिया की अलामत हो सकती है, ज़रूरी नहीं यही हो, लेकिन हो सकता है कि सकती है। गैंठिया। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, जिस तरह इससे पहले आप बात कर रहे थे कुछ ग़िज़ाओं की, तो यूरिक एसिड जिन्हें है और या जिनका अब कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट है, पता चल गया है, कौन सी ग़िज़ाएं लेनी चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएं लेना बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि डाइट को लेकर लोग आजकल बड़े कॉन्शियस हैं। देखिए, लोग कॉन्शियस जरूर है लेकिन ख्याल नहीं रखते। अच्छा, कहते जरूर है, इंफॉर्मेशन सारी जमा रखते हैं, खातिर बड़ी जमा आम बात की आपने। फेसबुक, यूट्यूब इस वक्त भरा पड़ा है। मैं भी Yes. कहते जरूर है Conscious लेकिन है। ख्याल नहीं रखते। ख्याल ठीक नहीं है, रखते। डॉक्टर भी हम लोगों को समझाते जरूर हैं लेकिन खाते तकरीबात पीते में सब रंगे कुछ। हाथों पकड़े जाते हैं। बहरहाल, 3 तरह की कैटेगरीज इसमें लोगों को डिवाइड कर लेनी चाहिए। वैसे अब तो ये कहा जाता है कि यूरिक एसिड के मरीज को ऐसा नहीं है कि वो कोई भी चीज मुकम्मल तौर पे छोड़ दे, वो ठीक सिर्फ बैलेंस के साथ चले, यानी वो सब कुछ खाए लेकिन एहतियात के साथ। सही। फिर भी अगर हम उसकी मेन कैटेगरी बना लें तो 3 कैटेगरी हैं। नंबर 1 वो ग़िज़ाएं हैं जो उसे बिल्कुल नहीं लेनी, मसलन जी बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, कलेजी, मग्स, ये उसके लिए मुफीद नहीं मुझे है। लगा था शायद आप बीफ कहेंगे। नहीं, बीफ में यूरिक एसिड का Red लेवल meat में। ये इसमें बकरे और दुम्बे की निस्बत कम होता है, मटन में ज्यादा होता है। ओके। मटन जो है वो आपका यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ाता है। फिर जो ये जो जूस हम पीते हैं, डब्बे के जूस हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, Artificial juices। इनमें यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है। फिर आपको यूरिक एसिड ये टमाटर में बहुत ज़्यादा इसका लेवल होता है, नींबू में बहुत ज़्यादा इसका लेवल होता है। ये वो चीज़ें हैं जो उस पेशेंट ने बिल्कुल नहीं लेनी, या उस टाइम जब उसका मर्ज अलामात जाहिर हो रही हैं उस टाइम उसने बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है। फिर वो चीज़ें आ जाती हैं जो वो एहतियात के साथ ले सकता है। मसलन सब्जियां वो ले सकता है, उसमें एहतियात करे कि जो पत्तों वाली सब्जियां उनसे अवॉइड करे, दूसरी सब्जियां वो ले सकता है। अच्छा, मटर ले सकता है, वो शलजम ले सकता है, ये चीज़ ले सकता है। पत्तों वाली भी कुछ दर्जा वो ले सकता है, उससे 100% मना तो नहीं है, लेकिन उनमें भी बैलेंस एक यूरिक बना एसिड के का इसमें। लेवल होता है। फिर बाकी चीज़ें आ जाती हैं जो उनको कोई मसला नहीं है, मसलन गंदम से कोई मसला नहीं है, चावल से कोई मसला नहीं है, या बाकी जितनी सब्जियां हैं आमतौर पे ये आपके फल हैं, इनमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। ये चीज़ें यूरिक एसिड का मरीज ले डॉक्टर सकता साहब, आपने बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन अभी रिजॉल्व किया है कि अक्सर लोग कहते हैं कि बीफ खाने red meat से जो है ना, ये avoid आपको करें आप। यूरिक एसिड होता है है। देखिए, ज़्यादा। बढ़ता है उसके साथ, गोश्त कोई भी हो, मटन खाओ, उसमें- बीफ मत खाओ, उसमें बीफ मत से खाओ। अब उसका मतलब ये नहीं है हाँ। कि लोग गुजरांवाला वाले समझें कि जी कि वो ज्यादा मुकम्मल तौर पे जो है वो बीफ ही खाते रहे हर वक्त। Balanced। बढ़ उससे भी जाता है, हाँ। लेकिन उसका उसमें मटन में उसकी मिकदार ज्यादा होती है, बकरी और दुम्बे के गोश्त में, दूसरे गोश्त में कम अच्छा होती है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि किस उम्र के लोगों को यूरिक एसिड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? लेकिन आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि नौजवानों में भी ये चीज़ की जो शरह है काफ़ी बढ़ती जा रही है। किस एज ग्रुप से हर शुरू हर हो उस जाता है एज ये? ग्रुप में इसके चांसेस ज्यादा हैं जिस एज ग्रुप में लोग खाते पीते ज्यादा हैं। ज़्यादा अब आप खुद ही ये देखिए, बड़ी अच्छी डेफिनेशन दे दी आपने सादा। जवान आदमी, इसको एक जमाने में किताबों में इसको कहा जाता है ये अमीरों की बीमारी है, यूरिक एसिड का मर्ज, अमीरों का मर्ज। डॉक्टर साहब, आपकी खाते बड़ी पीते साफ लोगों के। सुथरी और कड़केदार देखिए, खड़ी तो बातें हैं, ये बड़े चीजें वो है जो मजेदार। हमारी हाँ। रूटीन पेशेंट्स में जो होती है लोग ना। ज्यादा खाते जो हैं ज्यादा उनका खाते हैं, जी। जिन इलाकों में खाया पिया ज्यादा जाता है, ठीक है। जिन इलाकों में गोश्त ज्यादा खाया जाता है, ठीक वहाँ है। यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है। हमारे जो दोस्त होते हैं, जो पठान कम्युनिटी है, वो गोश्त ज्यादा खाते हैं। लेकिन अब मटन है और बनता भी टमाटर नहीं है। हाँ, उसमें फिर वो उसका proper यूरिक एक एसिड का खांडी है लेवल टमाटर के साथ बढ़ मटन जाता का, है। हाँ। अब एज ग्रुप में अगर आप देख लें तो ठीक है, जवान आदमी ज़्यादा खाता पीता है, उसमें फिर पानी लोग जो कम पीते हैं उनमें ये ज़्यादा हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जिनमें किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर उनके गुर्दे ख़राब हैं तो उनके गुर्दे डेफिनेटली प्रॉपर काम नहीं कर रहे और यूरिक एसिड बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा आज जो आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से,
कि यूरिक एसिड इस वक्त एक ऐसा मसला है जो सबसे ज़्यादा लोगों के जहनों पे सवार है, और ये टेस्ट वो टेस्ट है जो पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा गलत करवाया जा रहा है। गलत करवाया जा रहा है? मैं इसलिए बता रहा हूँ, 2 टेस्ट ऐसे हैं क्या जो मेरे हर मरीज की फाइल में एक तो यूरिक, दूसरा कौन सा? दूसरा कोलेस्ट्रॉल। ये भी लोगों के जहनों पे सवार है। ओके। अगर मरीज आता है, उसको जिस्म में किसी के हिस्से में दर्द है, वो खुद से यूरिक एसिड का टेस्ट करवा के क्यों करवा, वो इसीलिए ना कि लोग ये समझते हैं कि जी ये यूरिक एसिड का मसला हो सकता है, जबकि 50-60% लोग वो हैं जो ये टेस्ट करवाते हैं, उनको यूरिक एसिड का मसला ही नहीं होता। फिर बहुत सारी लेबोरेटरीज ये रिजल्ट गलत दे देती हैं। अच्छा, हमारी बेशुमार लेबोरेटरीज ऐसी हैं मशीनों का मसला है या कोई मिली मशीनों भगत का कह लें? एरर, आप उसमें कोई भी वजह कह लें, जो भी कह लें। मिली भगत से भी ज्यादा मैं आपको बताऊं, हमारे मरीज भी टेस्ट जब आता है ना तो उसको देख के खुश होते हैं कि हाँ ठीक है, पैसे लाए थे और कुछ निकलिया भी है। अगर आप आपके पैसे लगे हैं ना और टेस्ट में से कुछ नहीं निकला तो वो कहते हैं कि डॉक्टर ने तो हमारे डॉक्टर पैसे साहब ज़ाया आपने करा सारी दिए। चीजों का यूरिक एसिड के हल भी बता दिया, ग़िज़ाएं भी बता दी, रूटीन भी बता दी, और अब ये भी बता दिया कि जनाब रिपोर्ट आए तो कैसे रिएक्ट करना है। देखिए, रिपोर्ट आए तो आपको फौरी तौर पे अब ये चीज़ें हमारे यहाँ लोग सुन लेते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, एक तो आपको अलामात आ रही है, आपके जोड़ सूजा हुआ है, उसकी रेडनेस है, उसकी सोजिश है, उसकी दर्द है, तो डॉक्टर आपको ऐसी दवाइयाँ देंगे जिसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। इस पे ये एक अलग मौजू है, इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे डॉक्टर साहब, और आज अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, तो नाज़रीन ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान 23 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होने जा रहे हैं, मगर उससे पहले ही नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपनी नई डॉक्यू सीरीज द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया बामुकाबला पाकिस्तान का ट्रेलर जारी कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने सनसनीखेज वेब सीरीज को 7 फरवरी को रिलीज करने का ऐलान करते हुए अभी इसका शानदार ट्रेलर रिलीज किया है, जिसे शायकीन की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का जब भी कोई मुकाबला होता है तो बहुत ही जोश और बहुत ही वलवला उसके अंदर हमें दिखाई देता है, और इमोशंस का, जज्बात का बड़ा अमल दखल होता है। और नजफ खाली ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इस मैच का बड़ी शिद्दत से इंतजार होता है। ऐसा ही है। उन्हें पता है जनाब, 2 रिवायती हरीफ आमने सामने आने लगे हैं, और मजे की बात यह है कि सबसे महंगी टिकट्स भी जो होंगी वो फाइनल की नहीं होंगी, वो इंडिया पाकिस्तान मैच की होंगी, और आपको वो टिकट्स मिल भी नहीं रही होती। बिल्कुल। और इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और खासतौर पर आईसीसी, उन्हें पता है कि ये मैच करवाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कमाई का वाहिद जरिया है, लोगों की मोहब्बत भी देखने को मिलती है। बाकी मैचेस की कमाई, पूरे टूर्नामेंट की कमाई एक जगह, लेकिन पाकिस्तान भारत मैच की जो कमाई है ना, वो जनाब एक दफा। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और मजीद इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। खबर ये है जनाब की कॉमेडी वेब सीरीज फ्रूट चाट के हवाले से, जिसका दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया पर धूम मचाने के लिए तैयार है। सीरीज में मोहब्बत, दोस्ती और नौकरी जैसे मसाइल को मजाक और दिल को छू लेने वाले अंदाज से पेश किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वेब सीरीज की कहानी ह्यूमन एक्टिविस्ट तंजीला खान ने लिखी है, जो खुद इस वेब सीरीज में मरकजी किरदार भी अदा कर रही हैं। क्या बात है जनाब, डबल रोल। जबकि मारूफ अदाकार फवाद जलाल, नादिया खान भी इस प्रोजेक्ट में खुसूसी किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। मजीद एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और खबर शामिल करते हैं, आपको बताते हैं फिल्म सिनर्स के ट्रेलर ने रिलीज होते ही दुनिया भर में धूम मचा दी। इस खौफनाक फिल्म में क्रेड और ब्लैक पैंथर जैसे बाकमाल फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले माइकल बी जॉर्डन इस हॉरर फिल्म में जुड़वा भाइयों का किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। इस हॉरर फिल्म का पहला बाज़ाब्ता ट्रेलर जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें अमेरिका की तारीख और लोक कहानियों से मुतासिर एक पुरअसरार और सनसनीखेज वाक़यात को उजागर किया गया है। ये फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। मारूफ गुलकार अली सेठी और श्रेया गिल की मारूफ गाने पसूड़ी के हवाले से ये खबर है, जिसने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया है। पहले भी रिकॉर्ड्स कायम किए थे, लेकिन ये सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में कोक स्टूडियो सीजन 14 में पेश किया जाने वाला सुपरहिट गाना यूट्यूब म्यूजिक पर 1 अरब मर्तबा सुना जा चुका है। ओ माय गॉड, जी हाँ नाजरीन, इस गाने को भारत समेत आलमी सतह पर भी बहुत पजीराई मिली थी। सोशल मीडिया पर इस गाने ने धूम मचा दी थी और अब भी इसे इतना पसंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ यूट्यूब पर मौजूद इस गाने की वीडियो को भी अब तक 820 मिलियन बार देखा गया है, और लगता अब ये है कि बहुत जल्द YouTube पर भी ये गाना 1 अरब व्यूज का जो मैजिक फिगर है क्रॉस कर लेगा। क्या खूबसूरत गाना है, और जब भी सुने तो वही वाइब आती है आपको। क्या म्यूजिक है। इसकी वीडियोग्राफी बड़ी मजे की थी, खास तौर पर जो अटायर अली सेठी ने वेयर किया और बाकी सब जो इसमें थे, कलर्स, म्यूजिक, लिरिक्स, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी इसके अंदर। हो। चले नाजरीन, इसी खूबसूरत गाने के साथ मजीद आगे चलते हैं। आपको बताते हैं गुजरात की गली मोहल्लों से
कचरा उठाने वाले बच्चों ने पेंटिंग, कैलीग्राफी और स्केचिंग करते हुए उंगलियों की महारत का ऐसा जादू जगाया कि देखने वाले दंग रह गए। मजीद तफसीलात गुजरात से अब्दुल सलाम इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये फन पारे किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट या पेंटर के नहीं, बल्कि गली मोहल्लों से कचरा उठाने वाले और सड़कों पर गाड़ियों के शीशे साफ करके अपने घर की कफालत करने वाले बच्चों के कारनामे हैं। ज़हूर इलाही स्टेडियम की पार्किंग एरिया में कायम स्ट्रीट स्कूल के नन्हे बच्चों ने अपने कंटेनर में स्ट्रीट आर्ट नुमाइश सजा ली। तो इससे पहले 2017 में मैं कचरा उठाता था सड़कों पर, तो फिर मुझे उधर से उठाया कि इधर स्कूल लेकर आया गया। फिर मुझे पूछा गया कि तुम्हें पढ़ने का शौक है? मैंने बोला जी मुझे बिल्कुल पढ़ने का शौक है। उसके बाद फिर मुझे स्कूलों में दाखिल करवाया गया। मुझे पेंटिंग से भी बहुत शौक है क्योंकि हर तरह की मीडियम्स मुझे आते हैं और 4-5 मीडियम्स है जिसमें ऑयल कलर्स है, पेंटिंग्स है। मैं यहाँ H1 Teach1 के आर्ट स्टूडेंट्स की टीचर हूँ और जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हैं बेसिकली जो मॉर्निंग में कूड़ा उठाते हैं, डिफरेंट जॉब्स करते हैं, भीख मांगते हैं। ये जब इनिशियली मेरे पास आए थे तो इनके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस था, बस कुछ ना कुछ स्पार्क था जो ड्राइंग, जो सिर्फ पेंसिल के साथ कार्टून किस तरह के काम करते थे। फिर इनका जो स्पार्क है वो हमने लाइन से स्टार्ट किया, स्केचिंग स्टार्ट की, फिर डिफरेंट मीडियम्स पेंटिंग्स के और एक्रेलिक के जो है पेंटिंग्स करवाई। ओवरसीज पाकिस्तानियों और आर्ट के दिलदादा शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश में शिरकत की। बच्चों की उंगलियों की महारत को देखकर शुरका ने न सिर्फ उनकी सलाहियतों का सराहा बल्कि मुख्तलिफ पेंटिंग्स खरीद कर इनकी हौसला अफजाई भी की। फाउंडर H1 Teach1 फाउंडेशन और आज की ये जो स्लम आर्ट एग्जीबिशन है, इसका इनकाद गुजरात में कचहरी चौक में स्ट्रीट स्कूल गुजरात में किया गया है और इसका बुनियादी जो मकसद है ऐसे बच्चों के आर्ट को सामने लाना है जो कि आउट ऑफ स्कूल्स हैं, जो कि जगह जगह भीख मांगते, गत्ता उठाते, कचरा उठाते आपको नज़र आते हैं। और ऐसे 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में जो है इल्म की जो नेमत से महरूम है। ऐसे बच्चों के लिए ये आर्ट के जो नमूने, ये जो आपके सामने आवेज़ा किए गए हैं, ये वो मुंह बोलता सबूत है कि ऐसे बच्चों की हम लोग रहनुमाई करें। मुझे थ्रू सोशल मीडिया पता चला कि गुजरात में एक स्लम आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रन जो कि कूड़ा क्रिकेट उठाते हैं वो बच्चे यहाँ के काम करें, वो क्या कैसे करें। तो मैं यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे आई। मैंने देखा कि यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिन्होंने यहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें बनाई हैं और यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। दिन भर सड़कों पर मेहनत करने वाले ये बच्चे सूरज ढलते ही खुद को पढ़ा लिखा बाबू बनाने के लिए स्ट्रीट स्कूल का रुख कर लेते हैं। नुमाइश में रखे गए फन पारे तख्लीकी अहमियत के हामिल हैं। अगर हुकूमत इन बच्चों को सहूलियत फराहम करे तो ये पाकिस्तान की वसीतर तरक्की के लिए अपना नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। अब्दुल सलाम मिर्जा, सुनो न्यूज़, गुजरात। बहुत बेहतरीन, बड़ा अच्छा, बड़े शानदार फन पारे बनाए और ये जो काम है ना सराहे जाने के लायक है। इन बच्चों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि आपने देखा ही है किस तरह से। और आप ये देखें, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वो मतलब कोई दिन भर कूड़ा उठाता है, कोई काम करता है, मजदूरी करता है, लेकिन शाम को वो आते हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं, तालीम हासिल करने की भी वो कोशिश करते हैं। और मेरा ख्याल है नजब, जो इन बच्चों की ऑब्जर्वेशन है ना, दुनिया को देखने की जो इनकी नजर है वो किसी की नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। और इनको अगर सिखाया जाए तो ये बड़े शानदार और कमाल फन पारे तख्लीक करेंगे जो पहले आपने देखे भी नहीं होंगे। उज़ैर, उसके साथ साथ आप देखें पाकिस्तान में 64% यूथ है हमारे पास, उसमें इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है। हुकूमत के सपोर्ट की, प्यार की जरूरत है ताकि इनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। बहुत ज्यादा प्यार की, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। 2 करोड़ 64 लाख बच्चे, तकरीबन आप 2.25 करोड़ बच्चे समझ लें कि जनाब जो स्कूल से बाहर हैं। तो अगर ये लोग स्कूलों में नहीं जा सकते, इन्होंने अपने घर के अखराजात भी चलाने हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए कि जिस तरह से ये फलाही तंजीमें काम कर रही हैं जनाब, अपने ऑन पे जो लोग हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, वो आगे आते हैं और इनकी मदद करते हैं, इनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने की कोशिश करते हैं, तो हुकूमत भी इनके लिए कोई गैर रस्मी तालीम का एहतमाम कर सकती है। शाम को इस तरह से स्कूल्स में कोई इनके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज करवा सकती है। हमारे अपने बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। हमने अक्सर घरों में देखा है कि एक बच्चा वालिदैन का लाडला बन जाता है और दूसरा नज़रअंदाज हो जाता है। ये लाड प्यार या नज़रअंदाजी जो है वक्ती तौर पर होती है, लेकिन इसके असरात बच्चों की शख्सियत पर भरपूर पड़ते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर डैमेज भी करते हैं।
तो नाज़रीन, बात सिर्फ मोहब्बत या लाड की नहीं बल्कि वालिदैन का बच्चों के साथ गैर मुतवाज़न रवैया बच्चे की ज़हनी नशोनुमा, एतमाद और रवैये पर भी गहरा असर डालता है। एक बच्चे को ज़्यादा और दूसरे को कम तवज्जो देना उनके जज्बाती ताल्लुकात, खुद एतमादी और यहाँ तक कि मुस्तकबिल की ज़िंदगी का भी असरअंदाज हो सकता है। आज के सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वालिदैन की तरबियत के दौरान तमाम बच्चों को यकसां तौर पर हम किस तरह तवज्जो दे सकते हैं, वालिदैन को क्या इक़दाम करने चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, वालिदैन का ये रवैया अक्सर हमने घरों में देखा है कि किसी एक बच्चे को ज़्यादा प्यार, ज़्यादा लाड चहीता हो जाता है और दूसरा बच्चा कहीं ना कहीं रवैये की वजह से नज़रअंदाज हो जाता है। वालिदैन खुद तो ये नहीं करना चाहते, आप क्या समझते हैं ये लाशऊरी तौर पर होता है या ये शऊरी तौर पर भी होता है? देखिए, आमतौर पे ज़्यादातर तो लाशऊरी तौर पे ही होता है। जब भी वालिदैन के लिए अब ऑब्वियसली सारे बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन अब बाज़ औक़ात होता है कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का फेवरेट होता है, ज़रा ज़्यादा लाडला होता है। आमतौर पे सबसे बड़ा बच्चा या सबसे छोटा बच्चा ये लाडला होता है, उसके बाद बीच वाले इधर उधर और फिर दूसरी तौर पे ये भी देखा गया है कि जो बेटियां हैं वो अपने पापा की तरह लाडली होती हैं और बेटे जो हैं वो मामा के लाडले होते हैं। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है, डिवीजन है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो लाडला है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है और बाकी बच्चों से पेरेंट्स प्यार नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। कुछ टेंडेंसीज हैं, कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है हमारी कि हमारा कोई बच्चा वो जरा हमारे दिल के ज्यादा करीब होता है। अगेन उसका ये मतलब नहीं कि बाकी बच्चों को कोई निगलेक्ट किया जा रहा है, एक तो ये चीज है। अब उसमें दूसरा जहां तक बात है कि इफेक्ट तो बहरहाल होता है जी बच्चे की पर्सनैलिटी पे। इसीलिए आप आमतौर पे हमने देखा होता है कि किसी भी घर का या तो बड़ा बच्चा बिगड़ा होगा या छोटा बच्चा बिगड़ा होगा शरारतें करने में, या आमतौर पे आप देखें कि ये हमें रिसर्च बताती है कि जो स्टडीज में ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं या जिंदगी में ज्यादा तरक्की कर रहे हैं वो दरमियान वाले बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सबसे बड़े बच्चे को अटेंशन बहुत ज्यादा मिलती है और उसको एक हद तक अटेंशन सीकिंग की आदत पड़ जाती है। सबसे छोटे बच्चे में ये मुश्किल आमतौर पे होती है कि वो जरा आमतौर उर्फे आम में थोड़ा सा जल्दी बिगड़ जाता है या बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसमें जब भी हम बच्चे की किसी की पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपका सिबलिंग में यानी कि बहन भाइयों में आप कौन से नंबर पे हैं, क्योंकि ये इस तरह दर्जाबंदी करते हैं जी, क्योंकि उसमें नहीं। अच्छा, एक बात है कि जरूरी नहीं है कि अगर बड़ा बच्चा है तो उसको अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम ही होना है, या छोटा बच्चा है तो उसने बिगड़ा ही होना है, ऐसी बात नहीं है। चांसेस ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा हैं, बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लाड प्यार पर बच्चों को बिगाड़ने का इल्जाम है ये कितना सही दुरुस्त है आपको लगता है? जी देखें, बिल्कुल लाड प्यार से बच्चे बहरहाल एक हद तक तो लाड प्यार जरूरी है। अगर आप बच्चों को टेक केयर नहीं करेंगे, लाड प्यार नहीं करेंगे तो बच्चे ज्यादा बिगड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर बच्चों को इमोशनल ट्रॉमाज मिलेंगे, अगर सख्तियां करते जाएंगे तो बच्चे जरा ज़हनी तौर पर कुछ ज्यादा सख्त हो जाएंगे जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं होगी। अब इसी का एक दूसरा एक्सट्रीम है कि अगर लाड प्यार ही ज्यादा कर लिया तो बच्चों की शख्सियत में जरूरत से ज्यादा नरमी और एक हद तक काहली और सुस्ती आ जाएगी। इसीलिए तो आप देखें कि जिन बच्चों को मुनासिब तौर पे अगर हम उनको डांट डपट भी करें, उनका लाड प्यार भी करें, तो ये एक बच्चे की जब शख्सियत जो परवान चढ़ती है और जब बच्चा बड़ा होता है तो वो एक बेहतरीन अडल्ट बनता है, वो काम में भी सक्सेसफुल रहता है, माशरे में भी। डॉक्टर साहब, एक तो हमने रवैये की बात कर ली, मुझे ये बताइए कि अगर वालिदैन की जानिब से ये रवैया आ रहा है कि एक बच्चे को ज्यादा प्यार लाड मिल रहा है और दूसरे बच्चे को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है या उसको ज्यादा शिकायती तौर पर चीजें बताई जा रही है, क्रिटिसाइज ज्यादा किया जा रहा है, बच्चे की शख्सियत पर उस वक्त क्या असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पर भी और फिजिकल हेल्थ पर भी, दोनों का बताइए। देखा तो ये गया कि अगर कोई बच्चा ये समझता है कि उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स निगलेक्ट नहीं कर रहे होते लेकिन बच्चे समझ रहे होते हैं कि हमें निगलेक्ट किया जा रहा है, फील किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास भी क्लिनिक पे आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें निगलेक्ट करते हैं। जब लेकिन पेरेंट्स से बात करें तो वो कहते हैं जी देखें डॉक्टर साहब कोई निगलेक्ट नहीं कर रहे, और वाकईतन पेरेंट्स अपनी जगह ठीक होते हैं, निगलेक्ट नहीं करते। तो जहां तक बच्चा ये सोचता है या अगर वाकई निगलेक्ट किया जा रहा है तो सबसे पहले तो बच्चे में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है बच्चे का। बच्चा ये सोचता है कि पता नहीं मेरे अंदर कोई कमी है, खामी है, कोताही है। आमतौर पे ऐसे आपने अडल्ट भी देखे होंगे, जब भी उनको लाइफ में कोई स्ट्रेस आती है तो फटाफट वो अपने तौर पे थोड़ा सा मुतजलजल हो जाते हैं कि लगता है मैं ही कहीं कम हूं, मेरी ही गलती है, मुझ में ही कोई बचपन से ही। बिल्कुल, तो ये इस तरह से मेंटल हेल्थ पे ये इफेक्ट होता है। देखा ये गया कि आमतौर पे ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी कम होता है और फिर वो लाइफ में थोड़ा सा आगे भी नहीं बढ़ सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वालिदैन की हम बात कर लें तो नादानिस्ता तौर पर किसी एक बच्चे को वो ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, या हम कह लें किसी एक बच्चे से उनकी
ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है, उन्हें कैसे मालूम हो सकता है कि जनाब वो ये गलत कर रहे हैं, इसका दूसरे बाकी जो बच्चे हैं उन पर भी असर पड़ सकता है? देखिए, इसका पता कैसे चलेगा कि वो गलत कर रहे हैं, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो बच्चे का जिसको निगलेक्ट कर रहे हैं या जो बच्चा समझता है कि मैं निगलेक्ट हो रहा हूँ, उसके बिहेवियर में, कंडक्ट में ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी कि वो बात बात पे जिद करने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, थोड़ा सा जज्बाती किस्म के डायलॉग आजकल बच्चे वो मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो वो करना शुरू कर देगा, जिससे पेरेंट्स को अंदाज़ा हो जाता है कि बहरहाल हमारा बच्चे के माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ चल रही है। यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेरेंट्स को ये चाहिए कि किसी भी बच्चे को जरूरत से ज्यादा निगलेक्ट ना करें और जरूरत से ज्यादा प्यार भी ना करें। अगर हम जरूरत से ज्यादा प्यार करेंगे बच्चे को, बच्चे की शख्सियत परवान नहीं चढ़ेगी। लेकिन इसी तरह से अगर बच्चे को निगलेक्ट करेंगे जरूरत से ज्यादा तो बच्चे को ट्रॉमा होंगे। अब आप देखें कि हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहता है, लेकिन होता ये है कि आप देखें कि एक दुनिया का मिजाज है, जो आज लोग सक्सेसफुल हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन हो सकता है सक्सेसफुल ना हो। नीचे से लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर से लोग नीचे आते हैं, ये एक कॉमन सी चीज है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार करते हैं वो जनरेशन फिर नीचे आ जाती है, लेकिन इसी तरह से जो बच्चे पे थोड़ी सख्ती भी करते हैं तो ये एक दुनिया का फिनोमिनन चल रहा है कि नीचे से लोग ऊपर से नीचे कायम करना जो है ना वो बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बिहेवियर की बात की कि बच्चे चीखने लग जाते हैं, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बच्चे इरिटेट करते हैं। अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करें, ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, बट उनके बिहेवियर में इस तरह की कमी आती है, वो नेल बाइटिंग करने लग जाते हैं, आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, सोशलाइजिंग नहीं करते हैं, माँ बाप से बात नहीं करते, बहन भाइयों से बात, बिल्कुल अलग से सेपरेट रूम में। उन बच्चों को कैसे डील किया जाए? देखिए, ये दोनों जो चीजें हैं, दोनों किस्म के जो बिहेवियर हैं, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर बच्चों को निगलेक्ट किया जाए, कुछ बच्चे जरा शरारतें ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है, जरा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और कुछ लोग जैसे आपने बताया बच्चे वो आइसोलेशन का शिकार हो गए, नेल बाइटिंग, अपने आप को अजियत पहुंचाना, तो ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं कि बच्चा किसी भी तरह से कर सकता है। अब जो आपका क्वेश्चन था कि इनको किस तरह से इस चीज को बात करने के, ऐसे बच्चे बात करने के लिए तैयार नहीं होते, सुनने के लिए तैयार एग्जैक्टली, बहुत आसान सा तरीका है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि आप बच्चे के साथ जरा ऐसे बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएं, और इसकी एक इंडिकेटर है, अगर तो आपका बच्चा आपसे हर बात या ज्यादातर बातें बिला खौफो खतर कर रहा है तो आप दुनिया के बेहतरीन पेरेंट हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा आपसे बहुत ज्यादा डर रहा है, अगर आपका बच्चा कह रहा है अगर मैं पेरेंट्स को ये बात बताऊंगा, ये बताऊंगी तो पेरेंट्स आगे से क्या रिएक्ट करेंगे, तो फिर आपको चाहिए कि बच्चे के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो। देखिए, ये इतना जरूरी है। बच्चे ने बाहर बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चे को बाहर दुनिया से मिलती है, बहुत सारे बच्चा बहुत सारी चीजों का विक्टिम बन रहा है, और आजकल तो काफी ज्यादा ये केसेस है। तो पेरेंट्स जब फ्रेंडली होंगे, बच्चा उनको बात बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ, ये मामलात है, और पेरेंट्स फिर मैच्योर तरीके से बच्चे को समझाएंगे, उसको डील करेंगे कि बेटा इस चीज को इस तरह से। डॉक्टर साहब, बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने ना दोनों सूरतों में जो पैरामीटर्स हैं वो बता दिए, सेट कर दिए कि जनाब क्या हो सकता है और क्या नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बिजली की तरसील के हवाले से एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम के बायस गुज़श्ता साल 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ उन बिजली सारिफीन पर पड़ा जो ग्रिड सिस्टम से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि मुस्तकबिल में ग्रिड सारिफीन पर बोझ से बचने के लिए हुकूमत सोलर नेट मीटरिंग निज़ाम को तब्दील करके ग्रॉस मीटरिंग मुतारिफ करा सकती है, जिसमें बिजली की खरीदारी का निर्ख 21 रुपए फी यूनिट की बजाय 8 से 9 रुपए फी यूनिट होगा। खबर में बताया गया है कि गुज़िश्ता चंद सालों में नेट मीटरिंग कनेक्शन की तादाद में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। 2021 में 321 मेगावाट बिजली के सोलर नेट मीटरिंग के कनेक्शन थे, जो 2024 में बढ़कर 3277 मेगावाट हो गए हैं, जबकि 2034 तक ये 12377 मेगावाट तक जा सकते हैं। तो आज के सेगमेंट पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोलर नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में आखिर फर्क है क्या, और इस हुकूमती फैसले के अवाम पर क्या असरात मुरतब होंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बशारत हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले हमें यह बता दीजिएगा कि नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में बुनियादी फर्क क्या है और हुकूमत ग्रॉस मीटरिंग की तरफ क्यों जाना चाह रही है। देखें, इसका बुनियादी फ़र्क ये है कि आजकल जो नेट मीटरिंग है इसमें ये होता है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, आपने सोलर पैनल्स लगाए जी, सपोज आप की उसमें 10 किलोवाट का लगाया सिस्टम,
और आप उसमें से थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं किसी वजह से, तो जो बच जाते हैं क्रेडिट्स, उनको कहते हैं क्रेडिट्स, जो है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं और वो 1 साल तक जमा होते रहते हैं, जितना भी अरसा हो। और उसके बाद ये है कि वो ऑफसेट करते हैं आप बाकी जो, जब सूरज नहीं होता, रात के वक्त है, जैसे बादल हैं, और आप ग्रिड से बिजली लेते हैं, तो उनको ये ऑफसेट करते हैं ये यूनिट्स। आजकल ये सिस्टम चल रहा है। और जब नेट बिलिंग पर आ जाएंगे, इसमें ये होगा कि आपके साथ एक रेट तय कर दिया जाएगा, जैसे अभी आपने बताया ना कि 8-9 रुपए, वो तय कर दिया जाएगा। और एक तो यह है कि हर महीने के आखिर में वो खत्म हो जाया करेगा। आपको जो है ना पूरे साल तक वो आप क्रेडिट्स जमा नहीं होंगे, बल्कि ये यूनिट्स जो हैं इनकी आपको पेमेंट कर दी जाएगी। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइए, सोलर नेट मीटरिंग से बिजली की पैदावार में इजाफे ने ग्रिड सिस्टम पर क्या मस्बत और मनफी असरात डाले हैं, और हुकूमत ने इस निज़ाम को तब्दील करने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे राज क्या है, क्या वजूहात हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझने की कोशिश आप कीजिए कि इस मुल्क में कुछ इदारे बने हुए हैं, जिसमें कि प्लानिंग कमीशन है, वहाँ पे एनर्जी विंग है, बाकायदा MP1 का हाईएस्ट स्केल का एक ऑफिसर होता है, जिसे मेंबर एनर्जी कहते हैं। उनका ये काम है, उनके अंडर पूरा एक स्टाफ होता है कि वो ये फोरकास्ट करें, ये देखें कि मुल्क में कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट जो है अगले 5 साल में होनी है, अगले 10 साल में होनी है, 20 साल में, 50 साल में होनी है। तो उन्होंने अपना काम नहीं किया। उसके बाद जो है इदारे आते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, उसके अलावा जो है PPIB है, फिर NTDC है, CPPAG है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है नेपरा। नेपरा का ये काम होता है, नेपरा का काम होता है जनरेशन लाइसेंस इशू करना और टैरिफ देना जी। तो जनरेशन लाइसेंस इशू करने से पहले नेपरा की ये जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा ये स्टडी करे कि इस जो बिजली के पावर प्लांट जिनको वो देने जा रहा है जनरेशन लाइसेंस, क्या उस बिजली की जरूरत भी है मुल्क में। अब मुल्क में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स दे रहा हूँ, कोई आपको और नहीं बताएगा। सर्दियों में सिर्फ 7000 मेगावाट आप इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों में ये बढ़कर 22000 मेगावाट चली जाती है। वैसे तो ज्यादा होती है, 28-29 मेगावाट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपका ग्रिड 22000 मेगावाट ज्यादा नहीं ले सकता। और आपने कितने लगवा दिए हैं इन्हीं इदारों ने जिनका मैंने नाम लिया है? आपने 45000 मेगावाट, 45000 मेगावाट्स के वो पावर प्लांट्स लगवा दिए हैं। और अभी 17000 से लेके 22000 मेगावाट्स तक के जो पावर प्लांट्स हैं वो इस वक्त पाइपलाइन में हैं, जो लगने हैं अगले चंद साल में। अवैस लगारी साहब जो मिनिस्टर हैं पावर के, उन्होंने बड़ी ही एक अच्छी बात ये की है कि वो कहते हैं कि मैं क्यों नए जो है वो LOI इशू करवाऊं, मैं क्यों जो है नए पावर प्लांट्स लगवाऊं, जबकि हमारे पास इतनी एक्सेस बिजली मौजूद है, बिजली सलाहियत है पैदा करने की। अब आप देखें ना, जब 7000 मेगावाट आज रिक्वायरमेंट है, 45000 लगे हुए हैं, तो ये डिफरेंस है, ये मैं, आप और तमाम कारखानेदार जो हैं और सब लोग ये कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में दे रहे हैं। ठीक है ना, इससे सोलर नेट मीटरिंग का ताल्लुक नहीं है। ये तो आपने इतने एक्सेस जो लगा दिए बिजली जी, उसकी वजह से ये हमारे ऊपर इतना बोझ आ रहा है। फिर जो चोरी होती है, 40% तक कुछ डिस्कोज हैं जहाँ चोरी होती है, वो चोरी का जो है बोझ वो भी आम आवाम पर डाल दिया जाता है। उसकी वजह से जो है कैपेसिटी पेमेंट्स इतनी देने की वजह से, चोरी की वजह से और नाअहली की वजह से इन डिपार्टमेंट्स की जो टैरिफ है हमारा। डॉक्टर साहब, जिस मसले की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि जब 45000 मेगावाट पैदा की जाएगी और अगर उतनी इस्तेमाल नहीं होती, जो कि नजर आता है नहीं हो सकेगी पीक सीजन में भी, तो फिर उसका बोझ आम सारिफीन पर पड़ेगा, जितनी ग्रिड बना रहे होंगे बिजली। यही तो अर्ज कर रहा हूं मैं, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, पड़ेगा नहीं, पड़ रहा है। ओहो, ये जो 60 रुपए का यूनिट हो गया है पाकिस्तान में, जो बिजली का यूनिट है ये इस रीजन में इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से 4 गुना ज्यादा है। वहां 16 रुपए, पाकिस्तानी 16 रुपए का यूनिट है इंडिया में, हमारा जो यूनिट है वो 60 रुपए का है। तो सर यूनिट 60 रुपए का बेच रहे हैं, और जो दूसरे हैं हम देखते हैं कि जनाब नेट मीटरिंग वाले, उनको आप 8-9 रुपए का यूनिट जो है वो उससे परचेज करके उन्हें उसकी पेमेंट करेंगे, तो ये तो कितनी बड़ी ज्यादती है। देखें, बात यह है कि जब आपने 45000 लगा दिए हैं और आप सिर्फ 7000 आजकल यूज कर रहे हैं जी, अब आपने वो 45000 तक अगर नहीं लेके जाएंगे ना अपनी बिजली की रिक्वायरमेंट को, आप बढ़ाएंगे नहीं, आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, आप लोगों से नहीं कहेंगे कि तुम बिजली इस्तेमाल करो, तुम हीटर जो है वो गैस के ना लगाओ, बिजली के लगाओ, तुम गीजर जो है वो गैस के ना ऑन करो, बिजली के ऑन करो। जब तक उनको ये नहीं बताएंगे, उससे ज्यादा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करवाएंगे और कारखानों को ज्यादा से ज्यादा सस्ती बिजली नहीं देंगे, आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, आपके लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जब तक आप उनको सस्ती बिजली नहीं देंगे, कारखाने जल्दी नहीं लगेंगे, आप 45000 मेगावाट आप इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगे, तो फिर आप अगर एक सोलर भी 1 किलोवाट भी लगता है ना, तो वो आपकी ही और मेरी ही जेब से जाता है, क्योंकि आपने तो इतने ज्यादा पहले ही लगाए हुए, पहले उसको तो पूरा करें, उसके बाद आकर किसी दूसरी चीज पर पड़े। लेकिन दूसरी तरफ अगर अवाम को देखते हैं, मैं और आप अपने आप को देखते हैं, तो हम तो 60 रुपए का यूनिट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे लिए तो सोलर जो है वो बहुत जरूरी है।
बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइए, आपकी नज़र में सोलर एनर्जी की तरक्की और अगर ग्रिड सिस्टम के निज़ाम को मुतवाज़न रखने के लिए हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी जो इसकी बिजली की खपत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आपने नाम सुना होगा सीपैक का। जी जी। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके साथ साथ 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने थे, जिसमें 3 अभी बन चुके हैं, तकरीबन मुकम्मल होने के नजदीक हैं। यहाँ पर चाइना से और बाकी दुनिया से इंडस्ट्री शिफ्ट होनी थी। जितना जल्दी हो वॉर फुटिंग पर इस पर SIFC काम करे, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जिसमें के फौजी हजरात हमारे जो है मदद कर रहे हैं अब मुल्क को तरक्की देने में, मुल्क की इकोनॉमी को संभालने में। SIFC के जरिए जैसा भी हो, जितनी जल्दी हो, आप रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। उन जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको जल्दी से जल्दी मुकम्मल करें, और ये बिजली जो एक्सेस है हमारे पास ये उनको दें, और ताकि ये है कि जो है यहाँ इंडस्ट्री चलनी शुरू हो, इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो, लोगों में भी खुशहाली आए, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और आपका ये टैरिफ भी कम हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी अहम आपकी जो है रिकमेंडेशंस हैं। और यकीनन ये जो ग्रिड स्टेशन लग रहे हैं, फिर ये भी देखना चाहिए कि इतनी ज़्यादा जब बिजली हम प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी खपत कहाँ होगी। उसके लिए ऑब्वियसली इंडस्ट्री को एक्टिव करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को लगाने की भी ज़रूरत है, और थोड़े से फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाने की भी ज़रूरत है ताकि सनतकार जो हैं वो इस तरफ आ सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम बातें बताई और साथ ही साथ हुकूमत के लिए भी बड़ी जनाब अहम कीमती तजावीज़ गोशगुजार की। अब देखना यह कि वो उस पर कितना अमल दरामद करते हैं, काम धरते हैं, दरामद करेंगे इस पर और कुछ सोच और फिक्र भी करेंगे। इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, खबर है कराची से, जहां पर नौजवान से मिलने आई अमरीकी खातून वापस जाने से इनकार के बाद अब लड़के के अपार्टमेंट पहुंच गई है। खातून के आने से कबल ही नौजवान और उसके अहले खाना घर को ताले लगाकर चले गए। पुलिस ने मामले की हसासियत को देखते हुए खातून को विमेन थाने मुंतकिल कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अमरीकी खातून वापस जाने से इनकार क्यों कर रही है और क्यों वापस नहीं जाना चाहती, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? पीछे वजूहत तो वो असल में उसके क्या इरादे हैं या क्या है मामला, वो खातून ही सही बता सकती है, लेकिन वो कोई बात असल में कर नहीं रही। वो मीडिया वालों से कुछ रात में उसने बात की थी, लेकिन उसके बाद उसने कोई बात नहीं की। वो उसका ये कहना है कि अब वो पैसे मांग रही है। वो कहती है कि जो है ना, शादी के हवाले से जब से सवाल हुआ तो वो कहती है कि मुझको $3000 चाहिए शादी के लिए, और मुझे पाकिस्तान का पासपोर्ट भी चाहिए, और उसके अलावा हर हफ्ते मुझे $2000 भी चाहिए। जब उससे ये पूछा गया कि भाई आप जिस लड़के के पास आई थी तो वो अगर आपको नहीं मिला तो आप क्या करेंगी, आप यहीं पे रहेंगी, तो उसने ये कहा कि मैंने उसको डॉलर भेजे हैं वहाँ से और $5000 मैंने उसको दिए हैं, वो मुझे डॉलर भी वापस चाहिए अपने। अच्छा। लेकिन अब मसला ये है कि जो वो लड़का है वो पूरी फैमिली के साथ वहाँ से लापता है, और बिल्डिंग की वो पार्किंग में वो बैठी हुई है कुर्सी डाल के, और कल से वो और ना वो सोई है। और वो उसको आसिफ, क्या वो पाकिस्तानी शहरियत का भी मुतालबा कर रही हैं? पासपोर्ट मांगने का मतलब यही है कि जाहिर बात है पाकिस्तानी पासपोर्ट उसी को मिलेगा जो पाकिस्तान का शहरी होगा। तो अब उसका कहना यही है कि मुझको पासपोर्ट चाहिए और मुझको डॉलर चाहिए और हफ्ते के हिसाब से चाहिए। लेकिन वो फैमिली गायब है, वो लड़का गायब है और उसकी पूरी फैमिली घर को अपने। अच्छा आसिफ, तो ये बताइएगा कि उस लड़के का जो है मंजर-ए-आम पर बड़ा ज़रूरी है आना, तो क्या कोशिशें की जा रही हैं पुलिस की जानिब से, किस तरह तलाश किया जा रहा है उससे? आज इतनी कोशिश की गई है कि अभी कुछ CCTV वहाँ से निकाली है, जब बिल्डिंग में कैमरे लगे होंगे उसमें सिर्फ ये दिखाया गया कि वो वहाँ से किस तरह से बंद करके जाते हुए उनको दिखाया गया। उससे फुटेज में कि ये फैमिली उनकी जा रही है वहाँ से, उनकी गाड़ी किसी मोटरसाइकिल से भी जाते हुए जल्दबाजी में टकराई है। तो इसका मतलब ये है कि वो लड़का इससे रास्ते में था, और जिससे जाहिर होता है कि जब उसने लड़की ने कहा होगा इस खातून ने कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, तो फिर वो वहाँ से उन्होंने भागने में अपनी आफियत, यानी तब तक आसिफ कह सकते हैं कि वो खातून से राब्ते में था वो लड़का, तो उस वक्त ही वहाँ से गायब हुए फैमिली के साथ। जब मुझे पता चला कि वो अब यहाँ पर घर की तरफ आ रही है उनके, क्योंकि उसको घर भी मालूम था और वो घर भी पहुँच गई, हालांकि वो गैर मुल्की खातून है। और पुलिस उसको लेके गई थी कल अपने साथ रात में, लेकिन वो वहाँ से फिर पुलिस के ऑफिस से वापस आ गई है और पुलिस ने भी उसको वहाँ छोड़ दिया, क्योंकि उसको कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकन काउंसिल खाने से भी लोग आए थे। ठीक है, पुलिस ने भी खातून को रिलीज कर दिया है। बहुत शुक्रिया आसिफ अली सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो अब जनाब तलाश है निदाल साहब की, जो कि
मंजर आम पर आएँ और ये सारा किस्सा बताएं, रुदात सुनाएं जो उन्होंने एक मुश्किल क्रिएट कर दी है। और इमेज का भी सवाल है पाकिस्तान के, खास तौर पर फनी साइड तो एक तरफ, लेकिन आप देखें ना कि पाकिस्तान के इमेज का भी सवाल है वहाँ पे। नो डाउट। और ये कहा जा रहा है खातून का इल्ज़ाम ये कि $5000 उन्होंने भिजवाए हैं, तो देखना होगा कि वाकई भिजवाए हैं, कोई उसके सबूत भी मौजूद हैं, और जिन्होंने रिसीव किए हैं उनका मौक़िफ़ भी है, बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं खातून के जज्बात के हवाले से भी सोच रही हूँ कि किस तरह उनको बेचारी को ट्रैप किया गया, यहाँ बुलाया गया है और वो खुद फरार हो गया। अगर वो उनके घर के बाहर मौजूद है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं राब्ता अब तक था उस लड़के के साथ, और वो बेचारी आई डोंट नो कि क्या उनके माइंडसेट में इस वक्त चल रहा होगा। और जैसे कि उज़ैर भी आपने बात की है, शुरू से ही शक है, क्योंकि वो देखे ना कि उसने यहाँ पे बुलाया और उसे पता था कि आ रही है, तो फिर वो वहां से रफू चक्कर। और उज़ैर आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तानी इमेज इस तरह जो है हार्म होता है, गलत क्रिएट किया जाता है। इसी तरह के तो लोग पाकिस्तान के इमेज को गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। ये नजफ दरिया को कूदने बंद करना है कि निभानी नहीं थी तो लगाई क्यों? लगाई बहुत इसी के साथ हमारा आज का निभानी नहीं तो थी तो लगाई, निभानी नहीं थी तो फिर लगाई क्यों? इसी के साथ ही जनाब हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे नजफ को दीजिए इजाजत। कल दोबारा नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत पे नई तवानाई, नई एनर्जियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।